प्रेमचंद की शुरुआत साहित्य में किस तरह से पदार्पण हुआ, उनका व्यक्तित्व पहले। जब भी आप रचना करते हैं, कोई भी लेखक का पहले व्यक्तित्व आपको चर्चा करनी होगी, उसके बाद उसके कृतित्व के बारे में यानी उसकी रचनाओं के बारे में हमें देखना है। तो इस तरह से आप जब स्टार्टिंग करेंगे निबंध लेखन में, तो पहले निबंध में उस जिस चीज के बारे में आप बताना चाह रही हैं, मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में निबंध है, तो प्रेमचंद के बारे में आपको पहले लिखना होगा, प्रेमचंद कौन है पहले आपको ये बताना होगा। उसके बाद जो है आपको दिखाना होगा कि प्रेमचंद का साहित्य में योगदान क्या है, और प्रेमचंद के बारे में बताते हुए, प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में बताते हुए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको दर्शाना होगा पूरी तरह से। वहां पर आप कुछ भी प्रेमचंद को आप चाहें तो अच्छा बताएं या बुरा बताएं, आपके विचार प्रकट कीजिए, यानी आपके जो भाव है, विचार है, आपको उसको दर्शाना है निबंध में। निबंध में किसी प्रकार की भी जो है बंदिश नहीं होती कि यही लिखो। मान लीजिए सिर्फ पाठ्यक्रम में हमारे 10 ही कहानी है, आपको अगर 15 कहानियों के बारे में पता है और भी कहानियों के बारे में पता है, तो आप लिख सकती हैं, उनका उदाहरण दे सकती हैं बीच बीच में। तो आप उसी तरह से निबंध लिखिएगा, ठीक है। प्रेमचंद के बारे में जितना भी जानती हैं आपको उसको, ठीक। स्टार्टिंग की जो बात कही आपने, पहले प्रेमचंद को समझाना है कि प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद का जन्म जो है इस तरह से 31 जुलाई को 1836 में हुआ बोलकर आप इस तरह से बताएंगी, और पूरी तरह से फिर उसके व्यक्तित्व, कृतित्व, फिर आज आज के युग में प्रेमचंद कितने प्रासंगिक हैं उसको दर्शाना है, ताकि आपका निबंध थोड़ा अच्छा बन सकेगा। ठीक है बेबी जी। जी जी जी। तो आज की हमारी इकाई में हम प्रेमचंद की और जो कहानियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी में प्रेमचंद औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के तहत एक ईमानदार व्यक्ति को किस तरह से प्रस्तुत किया है वह देखना है। कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से शासन व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार, उसकी जन विरोधी अर्थनीति, कुशासन के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, उसको हम जानेंगे कहानी के माध्यम से। और कहानी में जो मध्यम वर्गीय समाज में किस तरह अपने व्यक्तिगत अर्थ स्वार्थ की पूर्ति के लिए नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हो रही है, थोड़े से पैसों के लिए जो है नैतिक मूल्यों का गठन हो रहा है। इतनी भ्रष्ट शासन व्यवस्था हो गई है कि ईमानदार जो कर्मचारी हैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं, और सफल व्यवसायी ईमानदारी को भी बड़ी महीनी से खरीद जा सकता है, यानी आप किसी को भी पैसे के बल पर जीत सकते हैं। तो आज के संदर्भ में ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक है। पूंजीवादी व्यवस्था में ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्यों को भी खरीद फरोख्त की वस्तु की तरह बेच दिया जाता था, बना दिया। तो इस पर आज हम नमक का दारोगा कहानी की चर्चा करते हैं। प्रेमचंद के बारे में तो हमने जान लिया है। तो प्रेमचंद की जो कहानी नमक का दारोगा कहानी 1913 में प्रकाशित हुई थी, यह कहानी अपने समय का दस्तावेज बताती है, प्रेमचंद के समय की घटना बयां करती है। कहानी के बारे में हम जान सकते हैं, इसका मुख्य पात्र जो है वह बंसीधर है, जो नमक के दारोगा पद पाकर भी रिश्वत नहीं लेता है। अगर आज के युग में प्रासंगिकता देखें तो रिश्वतखोरी जो है आज एक अलग मुद्दा बन गया है, भ्रष्टाचार, जबकि औपनिवेशिक शासन में इस पद की प्रतिष्ठा ही इसमें होने वाली ऊपरी आमदनी को लेकर ही थी। हालांकि दारोगा का पोस्ट एक छोटा होता है, पर उसमें जो ऊपरी आय होती है वह कहीं ना कहीं ज्यादा है। इसीलिए क्या कई लोगों की, वकील हो चाहे वह कोर्ट का कोई मिनिस्टर हो, सबकी निगाहें इस पोस्ट की ओर रहती थी। तो इसीलिए कहा कि पिता ने कि बेटा कोई ऐसी नौकरी देखो जिसमें जो है ऊपरी आय अधिक हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है।
कितना इस तर्क से देखिए कि इस शब्द से कि ऊपरी आय यानी जो महीने के अलावा जो और ऊपर की जो इनकम हो उसको दिखाया है लेखक ने। तो बंशीधर के पिता इस बात से फूले नहीं समाते हैं कि उनकी निम्न मध्यम वर्गीय दरिद्रता का अब अंत होने वाला है, क्योंकि बंशीधर अपने धर्म और आचरण में इतने पक्के हैं कि अवसर प्राप्त होने पर भी पद का दुरुपयोग नहीं करते। उनको चांस मिलता है रिश्वतखोरी के लिए, पर नहीं। बंशीधर तो स्वयं नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक हैं, जहां तक कि उसके लिए जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग भी कर देने वाला व्यक्ति है बंशीधर। पर उसके पिता का उन मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, नैतिक मूल्यों में। जब बंशीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उनके पिता उसे सलाह देते हैं। क्या कहते हैं कि बेटा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी डेजिग्नेशन की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, पीर की मजार पर नहीं, आस्था पर नहीं। जो उस पर चढ़ाया जा रहा है वो देखो। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो सर पूर्ण रिश्वत मासिक। है ना, हाँ, रिश्वत क्या? है ना सर। हाँ, जो चढ़ावा यहाँ पर बताया गया है वो रिश्वत है। जी सर। रिश्वत, घूसखोरी, जो भी बताया गया। ऐसे ऐसी नौकरी खोजो जहां पर घूस मिलती हो, रिश्वत मिलती हो, ऐसी नौकरी खोजो। तो कुछ ऐसा काम ढूंढो जहां पर ऊपरी आय। ऊपरी आय और क्या होगी? मासिक वेतन के अलावा जो और पैसे मिलेंगे वो क्या है? वही है रिश्वत ही। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। जिस तरह से पूर्णिमा का चांद जो एक दिन ही दिखाई देता है पूरा, उसी प्रकार जो सैलरी आती है महीने में एक दिन ही आती है और धीरे 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 घटते घटते, जिस तरह से चंद्रमा घटता घटता एक दिन अमावस्या को अंधेरी रात हो जाती है। तो पूर्णमासी का चांद तो एक दिन घटते घटते लुप्त हो जाता है, पर ऊपरी आय तो क्या है? बहता पानी है, जिससे हमेशा प्यास मिटेगी। वेतन तो मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो भगवान देता है, कह रहा है उसका पिता। उसको ऐसी सलाह दे रहा है। नैतिक मूल्यों से किस तरह से हट रहा है उसका पिता, इसी से उसकी बरकत होती है, कह रहा है। पर मुंशीधर अपने पिता के विपरीत, जो दूसरे विचारधारा का व्यक्ति था, प्रेमचंद के शब्दों में अगर जाने तो बंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र है। ये बातें सुनता तो है और घर से चल चल खड़ा हुआ बंशीधर। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन उसका अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे कि नमक के विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। भाग्य बड़ा तेज निकला। कौन सा पोस्ट मिल गया? नमक के विभाग में दारोगा पद। और इस ऊपरी आय वाली नौकरी पाने के बावजूद बंशीधर अपने पिता द्वारा दी गई नसीहत को अस्वीकार करता है। अपनी ईमानदारी का वह नमूना पेश करने के लिए जिसका औपनिवेशिक शासन में नितांत अभाव था, जहां पर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती थी। जिस इलाके में बंशीधर की पद स्थापना हुई, उस इलाकों के ख्यात रईस जो थे, जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई, वहां पर एक रईस था, पंडित आलोपीदीन। पंडित आलोपीदीन क्या करता था? नमक की कालाबाजारी करता था। और बंशीधर ने उसकी नमक से लदी हुई गाड़ियों को पकड़ लिया, जो कालाबाजारी के लिए कहां ले जाई जा रही थी? कानपुर। यमुना पार करते समय पकड़ लिया बंशीधर ने, क्योंकि अपने दायित्व के प्रति वो पूरी तरह से सजग था। पंडित आलोपीदीन को अपने पैसे की शक्ति पर पूरा विश्वास था कि मैं किसी तरह से गाड़ी छुड़वा लूंगा। वे बंशीधर को रिश्वत देकर खरीदने का प्रयास करते हैं, पर बंशीधर तो नैतिक मूल्यों का समर्थन करने वाला था और वह किसी भी तरह की रिश्वत को अस्वीकार करते हैं। और वे बंशीधर की खुशामद और अपनी दीनता प्रदर्शनी में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
पर बंशीधर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आलोपी दिन हिरासत में ले लिए जाते हैं, पर बंशीधर को तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। पंडित आलोपी दिन लक्ष्मी की कृपा से अदालत से बरी हो गया। एक सप्ताह के भीतर मुंशी बंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, हटा दिया गया, पर धर्म और नैतिक मूल्यों पर अडिल रहने की ये सजा। उनकी दृढ़ता का आलोपी दिन पर ऐसा असर पड़ता है कि उन्हें सारी सुख सुविधाओं के साथ 6,000 रुपया प्रति माह वेतन के लिए रखा जाता है। अपनी सारी जायदाद स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचा है आज आलोपी दिन। उसे आशा नहीं थी कि ऐसा भी कोई ईमानदार व्यक्ति होगा, इसीलिए तो आज आलोपी दिन ने सारी संपत्ति उसके हवाले कर दी कि अब तुम्हें ही संभालना होगा। मुंशी बंशीधर भी कुछ लज्जित से, कुछ सकुचाते हुए ये भारी भरकम वेतन वाली नौकरी को अस्वीकार कर लेते हैं और पंडित जी के नौकर बन जाते हैं। तो इस कहानी में प्रेमचंद जो बताना चाहते हैं, कई बार आलोचना भी हुई है कि धन पर धर्म की विजय के रूप में देखा जाए। धन चाहे कितना भी हो, आलोपी दिन को एक दिन हारना ही पड़ा। लास्ट में वो आया किसके पास? आलोपी दिन बंशीधर के पास ही आया। तो निष्कर्ष रूप में ये देख सकते हैं कि पूंजीवादी या महाजन रिश्वत देकर भी ईमानदारी खरीद ले सकता है। आज के युग में ईमानदारी भी एक खरीदने वाली वस्तु जैसी हो गई है। क्योंकि प्रेमचंद जिस दौर पर लिख रहे थे, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की नीतियों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। अपनी इसी मानसिकता के कारण ही ब्रिटिश सरकार की जो खामियों को उजागर करने का प्रयास किया है कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में। औपनिवेशिक शासन में पूरी 19वीं शताब्दी में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान जो है बौद्धिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है कि अपना शासन चलाने योग्य है ही नहीं। प्रेमचंद की निगाहें पर अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को समझ लिया था और साहित्य के माध्यम से सरकारी सेवा में रहते हुए भी इसका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की सतर्क निगाहों ने अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को दिखाने की चेष्टा की है। इस काल में लिखी गई कई कहानियां अंग्रेज शासन व्यवस्था के लुप्त होते सत्य और न्याय की ओर संकेत दिया गया है। नमक का दारोगा कहानी में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए नमक का कानून लागू किया था, जिसके द्वारा हिंदुस्तानियों के लिए नमक तैयारी करना गैरकानून घोषित किया गया था। ब्रिटिश शासन के संरक्षण में अंग्रेजी व्यापार अपने जहाज में कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहां से खाली लौटते थे। जहाज में नमक भरकर जाता था, जिसे मनमानी कीमत पर बेचा जाता था और उन व्यापारियों के लाभ के लिए ही कानून बनाया गया था। जब नमक का व्यवहार बना, कहानी में हम यही देखते हैं कि उसमें बताया गया कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। लोग कई बड़ी बड़ी नौकरी, पटवारगिरी, अधिकारी, ये सब छोड़कर जो है दरोगा पद के लिए जी ललचाता था उनका। तो शुरू से लेकर यहाँ पर लास्ट तक कहानी में अंग्रेजी शासन की आलोचना हुई है। मुंशी बंशीधर पंडित आलोपी दिन के सारे प्रलोभन को अस्वीकार करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत में उनकी पेशी होती है और वहां पैसे के बल पर केवल बरी नहीं हो जाता, बल्कि बंशीधर जैसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी को भी मुअत्तल भी करा लेते हैं। तो प्रेमचंद ने आलोपी दिन की अदालत में पहुंचने का जो चित्रण हुआ है, उससे उपनिवेशवाद जो शासन की न्याय व्यवस्था की भी आलोचना कहते हैं।
किस तरह से वो निकल कर आ गया। यहां पर नमक का दारोगा पंडित मुंशी बंशीधर का कोई दोष नहीं है। अगर हम कहानी में देखें तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का अंतर विरोध भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय बदहाल परिवार की आर्थिक स्थिति और उसके फलस्वरूप पनपती जो है मध्यम वर्गीय मानसिकता को हम कहानी में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं बंशीधर के पिता कहते हैं समझाते हुए कि बेटा घर की दुर्दशा तो तू देख रहा है ना, ऋण के बोझ में मैं किस तरह से डूबा हुआ हूँ। लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। तो इससे क्या पता चलता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति का संकेत मिल रहा है हमें मध्यम वर्ग के। और मध्यम वर्ग का यह अंतर विरोध यह होता है कि एक तरफ नैतिक मूल्यों का समर्थन होता है, दूसरी तरफ उसे तोड़ने वाला भी वही रहता है। और उस परिवार में आप देख सकते हो, पिता नैतिक मूल्यों को तोड़ने के लिए है तो बेटा जो है नैतिक मूल्यों को बनाने के लिए। बंशीधर स्वयं नैतिक मूल्यों का प्रबल समर्थक है। वो अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर देने वाला है, पर उनके पिता की उसके लिए उनमें विश्वास नहीं करते हैं। कहानी को अगर आज के युग में देखें, कहानी के अनुसार नैतिक मूल्यों में जो देखते हैं, कहानी प्रेमचंद की नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और प्रतिपादन की यह कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी में बंशीधर जो है आलोपी दिन का बाल विवाह का नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे खुद नौकरी से हटा दिए जाते हैं। किसके बल पर? पैसे के बल पर धर्म और नैतिक मूल्यों पर अटल रहने की उनकी दृढ़ता का आलोपी दिन पर ऐसा असर पड़ता है कि वे अन्य सारी सुविधाओं के साथ 6,000 रुपए प्रति माह और सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उसे बनाता है। कहानी के अनुसार मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए जब पंडित आलोपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का उसे स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। नौकर चाकर सब कुछ दिया गया। तो बंशीधर आगे कहते हैं कि आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपका काम कर सकूं। जब अगर आलोपी दिन की नौकरी बंशीधर स्वीकार करता हुआ नजर दिखाई दिया है, हमें कहानी में देखने को मिलता है, तो हम पाते हैं कहानी में क्या, धन पर धर्म की विजय। धन के आगे धर्म भी जो है धन पर धर्म की विजय के रूप में देखा। प्रेमचंद इसका समर्थक सिद्ध किए हैं। आज के संदर्भ में इस कहानी का यह भी अगर हम देख सकते हैं कि आज पाठक या आलोचक प्रेमचंद के पाठ को ग्रहण करें कि इस कहानी में एक पाठ यह भी हो सकता है कि पूंजीपति या महाजन रिश्वत देकर ईमानदारी को खरीद लेगा। इसको अगर सीधे सीधे ढंग से देखें तो पूंजीपति वर्ग जो है पैसे देकर ईमानदारी को खरीद सकता है। ईमानदारी आज खरीदने वाली वस्तु हो गई है। तो हम प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा में हम देखते हैं कि प्रेमचंद कितने ही कलात्मक ढंग से औपनिवेशिक शासन की आलोचना करते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक शासन की जन विरोधी आर्थिक नीतियां, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, मध्यम वर्गीय समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस तरह से नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, जितना सुंदर ढंग से कहानी में किया गया है। इस कहानी में हम यह देख सकते हैं कि औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार में इतनी डूब चुकी है कि अपने ईमानदार अधिकारियों की तो रक्षा ही नहीं कर सकते,
बल्कि कई व्यवसायी तो ईमानदारी को खरीद लेते हैं। सेठ आलोपी दिन का नमक का तस्कर होना और मुंशी बंशीधर का उसी के यहाँ नौकर बन जाने के लिए मजबूर हो जाना, कितनी सत्य घटना दिख रही है, हमारे सामने प्रकट करता है कि जिसका विकराल रूप आज हमें दिखाई दे रहा है। आज के संदर्भ में यह कहानी की प्रासंगिकता है कि बाजारवाद के इस अर्थतंत्र ने ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्य को क्रिय बना लिया है। आज पैसों के बल पर ईमानदारी कहीं पर नहीं रही है, तो नैतिक मूल्यों का पतन कहानी में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगली कहानी है विध्वंस कहानी प्रेमचंद की। इस कहानी में प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन काल में जो जमींदारी व्यवस्था थी, जन सामान्य के शोषण का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। 2 वक्त के खाने के लिए जो तरसता है, आजीवन संघर्ष करता भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता के बारे में हम देख सकते हैं कि कितना दर्द छुपा है कहानी में, कितने घुटन हैं। पढ़ने के बाद हम जानेंगे क्या निम्न वर्ग की स्त्री की ऐसी त्रासदी के बारे में हम जान सकेंगे। औपनिवेशिक शासन में ही किस तरह से जाति भाव के भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार ने कैसा मनमाना अधिकार दे दिया और वह किस तरह से शोषण पर उतर आए हैं, यह हम देखेंगे। किस तरह से इस कहानी में एक निसहाय भूमिहीन विधवा काम करती है, उसके प्रति अत्याचार होता है, उसकी अवहेलना हुई है, लास्ट में उसने अपने जीवन की आहुति दे दी। तो आज प्रेमचंद की विध्वंस कहानी, महत्वपूर्ण कहानी देखते हैं। कहानी का मतलब यही है, विध्वंस यानी पूरी तरह से ध्वंस हो जाना। कहानी में एक दलित भूमिहीन जाति से दलित, अपना कुछ भी नहीं है, मकान नहीं है, जमींदार द्वारा किया गया अत्याचार का चित्रण किया गया है। कहानी की केंद्रीय पात्र है मुनगी। एक विधवा है, संतानहीन है, बुढ़िया है, त्रासदी देखो, जगह नहीं है, विधवा है, नारी जाति है, संतान नहीं है, बूढ़ी है, जो एक भांड में गांव वालों को दाने भूनकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करती है, दाने उन्हें भूनकर जीवन यापन करती है। उसके पास रहने के लिए अपनी जगह है ही नहीं, क्योंकि वो भूमिहीन है और गांव के जमींदार द्वारा प्रदान की गई भूमि में वह एक झोपड़ी बनाकर रहती है और वहीं पर अपना भांड भी चलाती है और उसी के एक कोने में पड़ी रहती है, क्योंकि गांव के जमींदार के रहमो करम पर गांव में रहती है, इसीलिए जमींदार उससे हर तरह के काम कराता है और वो पैसे के रूप में केवल जमींदार पंडित उदय भानु पांडे के दाने ही नहीं भूनती, बल्कि उसके घर का पानी भरती है, उससे जो कुछ भी मिलता है वो सारे काम करती है। बल्कि जब भी उसे जमींदार की बेगार करना पड़ता है तो उसे कभी कभी भूखे सोना भी पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना, काम भी करो और सैलरी भी ना मिले, पैसा भी ना मिले, बेगार कर कर भी उसे भूखे सोना, कितनी बड़ी त्रासदी। पूंजीपति समाज किस तरह से शोषण कर रहा था, पर जमींदार को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी व्यवस्था में मानवीय संवेदना के लिए कोई भी जगह नहीं है, इंसान के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, कोई भी स्थान नहीं था। बेगार वाली व्यवस्था का रैयतों द्वारा उल्लंघन करने पर जमींदार उन्हें उजाड़ भी दिया जाता था। बुनगी के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन क्या हुआ, गांव वालों के दाने भूंजने में वो बहुत बिजी थी, व्यस्त थी। तभी जमींदार के यहां से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज के भूंजने के लिए आ गए और उसे हुक्म होता है कि उन्हें वो टाइम पर साथ साथ भून कर दे। भुनगी सारा काम छोड़कर जमींदार के काम में लग जाती है, फिर भी दिए गए समय पर वो काम नहीं कर सकती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण कुछ अनाज भी खराब हो जाता है
और जमींदार साहब के जो चपरासी आए हुए रहते हैं, भुने हुए अनाज को जब लेने आता है, तब अनाज की स्थिति को देखकर वो भुनगी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। उसी रात जमींदार के आदेश में भुनगी की भांड खोद दी जाती है और उसका एकमात्र जीने का सहारा उससे छिन जाता है। बहुत मिन्नतें करती है भुनगी, पर उसकी मिन्नतें काम नहीं आती। जमींदार का कलेजा नहीं पसीजता है। अंत में बुढ़िया यह निर्णय करती है कि वह फिर से अपने भांड का निर्माण करेगी और भूख की ज्वाला को शांत करेगी। अपने जो है वो भूनने के यंत्र को फिर से बनाएगी। वह अभी वह मिट्टी के लादे रख ही रही होती है कि वहां से जमींदार साहब पहुंच जाते हैं और भुनगी को भांड का पुनर्निर्माण करते देख आग बबूला हो जाती है। अरे कल तो मैंने इसका तुड़वाया, आज फिर से ये करने लग गई। यह उन्हें अपने आदेश की सरासर अवहेलना दिखाई दी। उसे बड़ा दुख हुआ, राजा को, वहां के जमींदार को, और वह ठोकर मारकर उसकी भांड को गिरा देता है। अपने पैर से वो किस तरह से गिराने में उद्यत होता है, तो बुढ़िया का इतना मेहनत से बनाया हुआ भांड अगर गिरा दिया जाए तो किसको दुख नहीं होगा। बुढ़िया उसके सामने आकर उनके क्रोध को और बढ़ा देती है। जमींदार उदयभान अपने चपरासियों को आदेश देता है कि बुढ़िया के भांड में आग लगा दी जाए। अपने भांड को जलता देख अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त कर सकती थी वह, उसी आग में कूद जाती है। किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे देती है उसमें। एक क्षण में हाहाकार चारों ओर मच जाता है। उसी समय आग की लपट तेज होती है और भाड़ के बगल में बनी हुई किसानों की झोपड़िया को जलाती हुई पंडित उदयभान के बखार तक को भस्म कर डालती है। ज्वाला और भड़कती है। पंडित जी का भवन भी उस ज्वाला में जलकर खाक हो जाता है। तो प्रेमचंद की इस कहानी के माध्यम से, विध्वंस कहानी के माध्यम से, जो उस समय का शासन काल था, प्रेमचंद ने तत्कालीन शासन के बारे में बताया कि जमींदारों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों पर होने वाले अत्याचार, जमींदारी व्यवस्था में किस तरह से शोषण होता था, उसका चित्रण हुआ है कहानी में। किस तरह वह बेजुबान ग्रामीणों पर अत्याचार किया जाता था, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। प्रेमचंद जानते हैं औपनिवेशवाद में, शासन में इस तरह होता था, पर उनके दमन का कोई प्रतिकार ही नहीं था। किस तरह से हटाया जाए इस व्यवस्था को, लेखक के सामने कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा दंडित करने के लिए। इस कहानी में जमींदार के लोग जो है भड़ भूमिजन की झोपड़ी और उसके द्वारा नवनिर्मित भाड़ में आग लगा देते हैं। वह एक ऐसी आग भड़कती कि जमींदार के विशाल भवन तक को भस्म कर देती है। प्रतीक के रूप में इसका पाठ इस रूप से लिया जा सकता है कि गरीबों पर किया हुआ अत्याचार उनके ही रोष में भस्म हो जाता है। बुढ़िया जलती जलती सारी चीज जलाती जाती है, यानी तुम किसी पर अत्याचार करोगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। तो इस औपनिवेशिक शासन में जो जमींदारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा के तहत जो गरीब और लाचार ग्रामीणों के शोषण का चित्रण किया कहानी में लेखक ने, अंग्रेजों ने अपने संग्रहण नीति के अनुसार जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी और जमींदारों को कई प्रकार के अधिकार दे दिए, और जमींदारों ने उन अधिकारों के बल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गरीब और ग्रामीण जनता, दलित जनता की सुध लेने वाला कोई था ही नहीं। औपनिवेशिक शासन में गांव की पूरी जमीन पर जमींदार का हक होता था, और कहीं झोपड़ी डालकर गुजर बसर करने वाला कोई अगर रहता था वहां पर, तो उसे उसकी बेगार देनी पड़ती थी, उस जमींदार के आगे काम करना पड़ता था। और जब काम करते थे वहां पर संवेदना नामक कोई भी चीज नहीं थी।
प्रेमचंद ने कहानी में किस तरह से दिखाया कि वो बुढ़िया प्रातः काल उठती थी, चारों ओर से भांड झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भांड के पास की पत्तियों का ही एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ नहीं चलता। यह गांव के जमींदार पंडित उदय भानु पांडे के दाने भुनने पड़ते। उस दिन उसे भूखा ही सोए रहना पड़ता। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न बुनवाते थे, उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता था। कभी कभी इसके लिए उसको अपना काम भी बंद करना पड़ता था। वो पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें सभी प्रकार का काम करने का अधिकार था। पंडित जी को उसकी चिंता ही नहीं थी, क्योंकि एक भुनगी दो एक दिन भूखी रहने पर मर नहीं सकती, और यदि देव योग से मर भी जाती है तो उसकी जगह दूसरी गोंड को बड़ी आसानी से बसाया जा सकता है। पंडित जी का यही क्या कि कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए हैं। सिर्फ जगह दे दिया, इसी से ही वो कृपा दृष्टि मानता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने कहानी में जो दिखाया है जमींदारों की शोषण नीति, और जमींदारों ने किस तरह से अपने मातहतों को, उनके बेगारों का जो चित्रण उपस्थित किया है यहाँ पर, उसको दिखाया है। प्रेमचंद के शब्दों में कहानी में हम देख सकते हैं कि भुनकी के भाड़ में आज बड़े जोर जोर पर था, मेला सा लगा हुआ था, सांस लेने की भी टाइम नहीं थी। ग्राहक जो है जल्दी जल्दी, कभी कभी झुंझला पड़ती थी ग्राहकों की जल्दबाजी पर, और इतने में जमींदार साहब के यहाँ से आए दो बड़े बड़े टोकरे अनाज के, और हुक्म हुआ कि अभी भून दो। भुनगी दोनों टोकरे देखकर तो एक बार सहम जाती है। अभी दोपहर थी, पर सूर्यास्त से पहले अनाज भूनना असंभव, पर घड़ी दो घड़ी मिल जाए तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। देव से इतना भी नहीं देखा गया कि इन यमदूतों को भेज दिया गया। अब पहर रात भर सेत वेत में भाड़ जलाना पड़ेगा, एक निराश भाव से दोनों टोकरों के लिए। तो उसके भुनने की घटना, और किस तरह से जल्दी न दे सकने के कारण किस तरह से उसको विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दी गई, जमींदार को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्रेमचंद ने यहां पर यथार्थ दिखाने की चेष्टा की है, जीवन से जुड़ी सच्चाई दिखाने की चेष्टा की है। तो प्रेमचंद ने कहानी में जो शिल्प अपनाया है, प्रेमचंद ने कहानी को विकसित करते हुए यथार्थ के प्रति जो अपना तीव्र अनुभव दिखाया है। प्रेमचंद की कहानी विध्वंस में देखते हैं कि आकार में छोटी होने के साथ साथ एक कहानी सी लग रही है हमें। किस्सा गोई परंपरा पर आधारित या किस्सा गोई की नाटकीयता का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई हमें हमारे पास बैठा हुआ हमें कहानी सुना रहा हो, किस्सा सुना रहा हो। किस तरह से जिला बनारस के बीरा नाम का एक गांव था, वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोडिन रहती थी जिसका नाम भुनगी था। कहानी में ऐसा ही सुनाया जाता है। भुनगी की पूरी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, वहां के परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रेमचंद ने यहाँ पर जो है उपस्थित किया है, और कहीं ना कहीं शैली में सजीवता लाने के लिए व्यंग करते हुए कहीं कहीं जो है उनकी मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और बातों ही बातों में ऐसा कुछ कह जाते हैं कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे उनकी शैली के एक नमूना देखिए, वो पंडित जी के गांव में रहती थी इसलिए कि उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। एक तरह से व्यंग किया जा रहा है, उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगारी सुखी लेते हैं। और कहानी में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही सुंदर सरल जो है गद्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया।
अगर विध्वंस कहानी में देखें तो एक प्रकार से असहाय वृद्धा पर जमींदारों के अत्याचार को चित्रित किया गया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से उपनिवेशिक शासन के तहत जमींदारों की उस दरिंदगी से हमारा परिचय कराया है जिसने गरीब ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा था। उस समय एक व्यवस्था के तहत गांव की पूरी जमीन पर जमींदार का अधिकार होता था। कहीं झोपड़ी डालकर गुजर बसर करने वाला अगर रहना होता तो उसको बेगारी देनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था, और इस बेगार में मानवीय संवेदना का बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अगर बेगारी का काम का उल्लंघन करोगे तो जमींदार द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। गरीब ग्रामीण की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। प्रेमचंद को इस बात का एहसास था कि उस अमानवीय व्यवस्था का दमन का कोई प्रतिकार नहीं है, ऐसी व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता। अतः वे संतोष के लिए देवीय शक्तियों का सहारा लेने में भी बाज नहीं आते हैं। अत्याचारी को अतिलौकिक शक्ति के द्वारा दंडित कराते हैं। इस कहानी में भी जमींदार के आदमी जब भुनगी के भांड और उसके द्वारा ढेर लगाए गए सूखे पत्तों को आग लगा देते हैं तब ऐसी आग भड़कती है कि उसमें गांव की बहुत सारी झोपड़ियों को लेकर जमींदार के विशाल भवन तक भस्म हो जाते हुए दिखाई। प्रतीकात्मक रूप से इसका पाठ इस रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है कि गरीब पर किया गया अत्याचार उसके रोष में ही भस्म हो जाता है। शिल्प की दृष्टि से कहानी बहुत ही बेजोड़ है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपनी व्यंग क्षमता और भाषा कौशल का बड़ा ही सुंदर नमूना प्रस्तुत किया है। अगली कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कहानी भी प्रेमचंद की रचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुल्ली डंडा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। इसमें बचपन की यादें संजोई है। गुल्ली डंडा एक भारतीय खेल है। बचपन में लेखक अपने साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। बड़ा होकर अफसर बनने के बाद वह उसी स्थान पर अपने बचपन के साथी के पास गया और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलने लगा। उसने अनुभव किया कि खेल में पहला जैसा और मजा रहा 20 साल के अंतर में। उनके और साथियों के बीच क्या दीवार बन गई? अफसरी, क्योंकि 20 साल बाद अफसर बन जाता है लेखक। गुल्ली डंडा एक भारतीय खेल है। विलायती खेलों की तरह यह महंगा नहीं है। लेखक ने जो है यहाँ पर भारतीय खेल के बारे में भी बताया है। 2 खिलाड़ियों से भी खेला जा सकता है। इसमें बस क्या चाहिए? लकड़ी और डंडे। एक लकड़ी का एक डंडा और एक छोटी सी गुल्ली की जरूरत होती है। अंग्रेजी खेल किसके लिए है? अमीरों के लिए। भारतीय खेल बड़े सस्ते होते हैं और गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। यदि गुल्ली से आंख फूटने का डर भी रहता है तो लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट से सिर फूटने का या टांग टूटने का डर नहीं रहता। बचपन में लेखक सवेरे सवेरे ही निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर टहनियां काटता था, गुल्ली डंडा बनाता था। खेलने वालों में उस समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। छूत अछूत, अमीर गरीब। खेल में लड़ाई भी होती थी और खेल में ऐसे मस्त हो जाते थे कि नहाना खाना सब कुछ भूल जाते थे। जरा सी गुल्ली में मिठाइयों की सी मिठास तथा जो तमाशे में आनंद भरा रहता था। तो यहां पर जो कैरेक्टर है गया और लेखक के साथ खेलने वालों में से एक है गया नाम का लड़का। बहुत ही दुबला पतला लंबा। गुल्ली कैसी भी हो वो लपकने में नहीं चूकता। वो जिसकी तरफ हो जाए उसकी जीत सुनिश्चित। सभी उसको अपने साथ रखना चाहते थे। वो गुल्ली क्लब का चैंपियन था गया। एक दिन लेखक उसके साथ खेल रहा था, पद रहा था, वो लेखक को पदा रहा था। उसने पदने की लेखक ने अपने कोशिश की, उचित अनुचित तरीके अपनाए, परंतु वह अपना दाव लिए बगैर लेखक को नहीं छोड़ता है।
अनुनय विनय का असर न होने पर लेखक अपनी घर की ओर किसी तरह से चला जाता है। गया ने प्रतिरोध जताया। गया ने उसे दौड़कर पकड़ लिया, डंडा तान कर कहा कि तू तेरा दांव देकर जा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। बंधने के समय भाग रहे हो। और दोनों झगड़ने लगे। एक दिन लेखक ने उसको अमरूद खिलाया था कभी किसी टाइम, वो उससे वापस मांगने लगा। दोनों में मारपीट हुई, गाली गलौज हुई। गया ने लेखक की पीठ पर डंडा मारा, वो रोने लगी। यह देखकर गया पीछे हट गया तो लेखक घर की ओर भागा, क्योंकि वो तो थानेदार का बेटा था लेखक, और एक मामूली लड़के से पिट कर आ गया था। शिकायत नहीं की उसने घर में जाकर। उन्हीं दिनों लेखक के पिता का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया। वह उस छोटे से स्थान को छोड़कर अपने पिता के साथ बड़े शहर में चला गया। फिर जो है कहानी में 20 साल बाद फ्लैशबैक शैली दिखाई गई है। पढ़ लिख कर लड़का इंजीनियर बन गया। 20 साल बाद उसी जिले में जो है दौर करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा, उस डाक बंगले में ठहरा। बचपन की यादें ताजा करने के लिए उस शाम की सैर करने के लिए निकला। समय के साथ वहां पर बहुत परिवर्तन हो गया है। बचपन के क्रीड़ा स्थल को देखने में व्याकुल था। साहस कि एक खुले स्थान पर 2-3 लड़के गुल्ले डंडे खेलते दिखाई दिए। उसने गया के बारे में पूछा, अरे गया को जानते हो क्या? लेखक के कहने पर वो लड़के गया को बुला लाए। कुछ देर बातचीत करने के बाद लेखक ने उससे गुल्ली डंडा खेलने का प्रस्ताव किया। और गुल्ली डंडा कैसे करे, बड़ी मुश्किल से राजी हुए कि लेखक ने डाक बंगले गया और अपनी मोटर से में जो गया एक साथ जो है कहीं एकांत जगह पर जाएं और गुल्ली डंडा खेलें ताकि किसी को पता ना चले। रास्ते में उसने गया से पूछा, अरे तुझे मेरी याद आती थी? फिर बताया कि हाँ, मैं तो बहुत याद करता हूं तुम्हें। उसने बचपन में गया द्वारा मारे गए डंडे की याद दिलाई और कहा कि वह उसके बचपन की सबसे रसीली याद है। वे बस्ती में 3 मील दूर भीमताल पर आ पहुंचे और चारों ओर सन्नाटा था। जहां खेलते हैं, लेखक ने एक पेड़ की टहनी काटकर डंडा और गुल्ली बनाया। खेल प्रारंभ हुआ। उसने गुच्ची में रखकर गुल्ली उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकली, परंतु उसे वह पकड़ता नहीं है। पहले गुल्ली हाथों से बच नहीं सकती थी गया की, लेकिन आधे घंटे तक गया को पदाता रहा। वह तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, मगर गया चुप था। गुल्ली डंडे में लगी, लेकिन लेखक ने बेईमानी की। गया तब भी चुप रहा। बचपन में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता था गया। तीसरी बार गुल्ली डंडे से टकराई तो उसने गया को दांव देने का निश्चय किया। उसको उस पर दया आ रही थी, वैसे भी अंधेरा होने लगा था। गया ने खेलना शुरू किया, मगर अभ्यास छूटने के कारण वह 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मोटर में बैठकर दीपक जलने के समय तक वह पड़ाव पर पहुंच गए। गया ने बताया कि अगले दिन पुराने खिलाड़ी गुल्ली डंडा खेलेंगे। कल जो है खेल होने वाला है गांव में, देखना आप। उसने लेखक को खेल देखने का निमंत्रण दिया। शाम को वह खेल देखने पहुंचा। उस दिन गया पूरी अच्छी तरह से खेल रहा है। कल जो हार जा रहा था ना, उसके डंडे से गुल्ली 200 गज दूर जाकर गिरती थी। पदने वाला एक युवक ने धांधली की तो गया का चेहरा तमतमा उठा। यदि वह चुप नहीं होता तो मारपीट हो सकती थी। लेखक को लगा कि कल तो मैं इसके साथ खेला था, गया के साथ, इसका मतलब इसने खेलने का नाटक किया था। उसने उस पर दया दिखाई थी। वह खेल नहीं रहा था, लेखक को खिला रहा था, उसका मन रख रहा था। लेखक की अफसरी और उसके और गया के बीच दीवार बन गई थी, क्योंकि लेखक आज अफसर बन गया और वो गया मित्र आज भी गुल्ली डंडा खेल रहा है गांव में। उसमें समानता नहीं रह गई थी। गया उसका अदब कर सकता था, उसका सहचर नहीं हो सकता था। बचपन में वह उसका सहचर था। दोनों में कोई भेद नहीं था। खेल में अब लेखक उसकी दया का पात्र है। गया उसको अपने जोड़ का नहीं समझता।
वह बड़ा हो गया है और लेखक छोटा हो गया है। लेखक आज भी गुल्ली डंडा खेल रहा है, पर गया आज बड़ा हो गया है। तो कहानी में जो बताया गया गुल्ली डंडा कहानी का जो परिवेश है, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के उस विशिष्ट पहलुओं का दौर है जिसमें स्वाधीनता की चेतना को उसकी समग्र अर्थ व्याप्ति में अभूतपूर्व तीव्रता के साथ संप्रेषित करना न केवल हिंदी और बल्कि दूसरी भाषाओं में भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम गुल्ली डंडा कहानी में देखें, अभिव्यक्त जो सभ्यता है उसका समीक्षा किया गया है। एक बार हंस पत्रिका में भी 1933 अंक में प्रकाशित इस कहानी का शीर्षक और इसका एक त्वरित पाठ हम देखते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति के उस इलाके में संयोगवश पहुंच जाने से वहां से पला बड़ा पैदा हुए नेस्टोलॉजिस्ट इफेक्ट का आधार लेकर पाठक उसके जीवन में कहीं विस्मृत प्रियतर इलाके में ले जाने वाली कहानी लगती है। पर थोड़ा ही रुकने पर बात साफ हो जाती है कि कहानीकार का उद्देश्य पाठक को उसके जीवन के किसी पुराने प्रिय लोक में वापस ले जाना मात्र नहीं, बल्कि कहानी अपनी पहली पंक्ति से ही समकालीन जीवन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाती है। अपने समकालीन जीवन में जैसे पहले ही कहानी में आरंभ में बता दिया गया, एक तो अंग्रेजी खेल और एक भारतीय खेल, बल्कि एक की अपेक्षा दूसरे को ठोस तकरीर आधार पर बेहतर लगती है। एक और अंग्रेजी दोस्ता चुनी गई जीवन विधि, इनके द्वारा बनाए गए खेल, लॉन, कोर्ट, नेट, रैकेट, थापी थापी यानी बैट आदि महंगी चीजों की आवश्यकता है। दूसरी ओर जो हमारा कथानायक है उसके द्वारा चुनी गई जीवन की बुद्धि, जो गिल्ली डंडा, जिसे लेखक ने खेलों का राजा कहा है। इसीलिए तो प्रेमचंद लिखते हैं कि अंग्रेजी खेलों में, विलायती खेलों में बड़ा ऐब है कि इनके सामान बड़े महंगे होते हैं, कम से कम 100 रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और गिल्ली डंडा है कि बिना किसी चीज के जो भी है रंग जो है जम जाता है। गुल्ली डंडा कहानी में जो जीवन के बारे में बताया गया है, मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वो खुद अपनी समझ में नहीं आता कि किसी न किसी रूप में वह अपनी ही आलोचना किया करता है। प्रेमचंद का कथन ये देखिए कि रचनात्मक चेतना की मूल प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट करता है कि रचना का उद्देश्य नई जीवन विधि की तलाश है। जीवन विधि का नयापन नई मूल्य व्यवस्था की मांग करता है। इस कहानी में रचनाकार ने जिन परिवर्तन की प्रस्तावना की है उन्हें देखने से कहानी में हमें लगता है कि कहानी के दूसरे खंड में हम घटनाक्रम में वहां पर पहुंचते हैं जहां पिता के तबादले के बाद लेखक को बचपन की अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, नई जगह जाने की खुशी रहती है, हमजोलियों से बिछोड़ने के गम पर भारी पड़ती है। तो कहानी अपने आप में सफल लगती हुई गुल्ली डंडा कहानी वर्तमान भारतीय जीवन संदर्भ की प्रासंगिकता पर जो है बयां करती कहानी है गुल्ली डंडा। इस कहानी में जो अभिव्यक्त जीवन दृष्टि बताई गई है, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े राष्ट्र के विकास के वास्तविक परिप्रेक्ष्य की तलाश से अर्जित की गई है। स्वाधीनता की चेतना का जो वास्तविक विस्तार कुछ तत्कालिक प्रश्नों के उत्तर तक सीमित न होकर अत्यंत व्यापक है। स्वाधीनता को जीवन के समग्र विस्तार में देखना और दिखाना ही इस कहानी का आधार पर कारक है। केवल ऊंची तालीम या ऊंची नौकरी पाने से या कोई स्वाधीन नहीं हो जाता। स्वाधीनता को जीवन के प्रत्येक प्रसंग में सचेत और सतत प्रयत्न से अर्जित करना पड़ता है। प्रेमचंद ने ज्यादातर रचनाओं में रचना प्रक्रिया में हम देखते हैं कि आत्मीय विलक्षण संप्रेषणीयता नजर आती है। राष्ट्रीय चेतना के निरंतर विकास को देखा जा सकता है कहानी में। तो गुल्ली डंडा के कथाकार प्रेमचंद ने अपनी
और अपने देशवासियों को गर्वीली गरीबी, आत्मसम्मान तथा आर्थिक व्यवहारिकता के साथ सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव का प्रमाण है। जबकि तथाकथित आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण की जो अंधी दौड़ हो रही है, जिस अंधी दौड़ में हम लोग शामिल हो रहे हैं, उसके बीच अपनी विशिष्टता देखने और दिखलाने में मशगूल भारतीयों के प्रति यह कहानी कड़ी फटकार है। हमारे यहाँ जो उपलब्ध है उन चीजों को देखो, पश्चिम की ओर जो दौड़े जा रहे हैं उसका विरोध किया। तो आज भारतीय समाज में जिन विसंगतियों से ग्रस्त होकर विकास की उपेक्षित दिशा और पाने के लिए अक्षम साबित होता जा रहा है, तो प्रेमचंद के साहित्य में अगर हम देखते हैं मानव प्रकृति का अंतरंग परख, गहन और सतत विवेचन रचनात्मक दृष्टि में हम देख सकते हैं। गुल्ली डंडा कहानी में किस तरह से दो मित्रों की कहानी के बीच में आज एक जो है दायरा, उसका तबका आ गया है, क्योंकि वो अवसर हो गया है। इसी प्रकार और एक कहानी है जुलूस कहानी, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करती कथा जुलूस। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष वास्तव में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, और आंदोलन में विजय का अर्थ है जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन आना। जनता में अगर पराधीनता का भाव हो तो वो कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। यहां पर मिट्ठन बाई के चरित्र में किस तरह से मिट्ठन बाई के द्वारा भारतीय नारी के त्याग और नैतिक बल और उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता से हम परिचित हो सकते हैं। जुलूस कहानी में भारतीय आंदोलन की कथा बताई गई है। क्योंकि प्रेमचंद स्वयं स्वाधीनता आंदोलन के भुक्तभोगी रहे हैं। प्रेमचंद के लेखन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो इनकलाब होकर लिखते थे, तटस्थ होकर लिखते थे। जुलूस कहानी में भी ऐसा ही हुआ है कि वह स्वयं एक उत्साही और प्रतिबद्ध राष्ट्र सेवक है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के आंदोलन को अत्यंत निकट से देखा, परखा और प्रतिभाग किया था कि यही कारण है कि अपने कहानी आंदोलन में वास्तविक चरित्र को पहचान कर लिख पाते हैं। जुलूस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से देश में आजादी का संघर्ष कितना प्रभावशाली था। पूर्ण स्वराज का जुलूस है जिसमें बूढ़े, बालक, युवक उत्साह से झंडे लिए हुए हैं, वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रतिबंध या दंड का परवाह नहीं। वे अदम्य हौसले के साथ अपनी नींद और अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता का उत्साह प्रेरक है। प्रेमचंद कहानी में लिखते हैं कि जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दास्ता रास्ता रोके खड़ा था। जुलूस में सम्मिलित लोग मानो नशे में चूर हैं। उन्हें स्वाधीनता के अतिरिक्त और कुछ भी दृश्य नहीं है। इस तरह कहानीकार जो है तत्कालीन आंदोलन की तस्वीर खींच देता है। स्वाधीनता आंदोलन में जनता की भारी हिस्सेदारी थी। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में मतभेद भुलाकर सम्मिलित हुए थे। सभी आयु वर्ग के, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बड़े जोर शोर से सम्मिलित हुए थे जुलूस में। यह एक मिसाल है। इतिहास आग्रही हो सकता है, साहित्य नहीं। भारत के स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार अपनी रुचि और आग्रह के चलते संभव है कि उसमें मुक्ति संग्राम की स्पष्ट छवि न लिख पाए, पर साहित्यकार तो उसमें सही ही लिखे। जुलूस के माध्यम से बखूबी रूप से हम देख सकते हैं। जुलूस कहानी पढ़कर हमें पूरी तरह से पता चल सकता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम वस्तुतः एक जन आंदोलन था, जिसका चरित्र सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय था। जुलूस में पूर्ण स्वराज के जुलूस का नेतृत्व एक बूढ़े मुसलमान इब्राहिम अली करते हैं।
प्रेमचंद, शंभुनाथ, दीनदयाल और मेकू की बातचीत के बहाने आंदोलन की असली चेतना दिखाते हैं। शंभुनाथ और दीनदयाल व्यापारी हैं, जुलूस को बाजार में निकलता देख रहे हैं और उसकी सफलता के प्रति शंका व्यक्त कर रहे हैं। पर मेकू नाम का एक व्यक्ति खड़ा है जिसके गले में चिट्ठियां और स्लीपरों की माला है। चिट्ठी और स्लीपर। वह इन दोनों सेठों की बात सुनकर हंसता है। शंभुनाथ के पूछने पर कि मेकू क्यों हंसा रे तू? वह कहता है कि मेकू हंसा इस बात पर कि जो तुमने कहा कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़ा आदमी रहने से ही जुलूस निकलेगा, बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बड़े आदमियों को तो बड़ा आराम है इन राज में। बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, साहब के साथ दावत खाते हैं। कौन तकलीफ है उन्हें जो आएंगे वो जुलूस में? मर तो हम लोग रहे हैं जिनकी रोटियों का ठिकाना नहीं है। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन के लिए गाने सुनता होगा, कोई पारिक और कोई को शेर कराता होगा। यहां आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए। तुमने भी कभी भली कही, जुलूस आंदोलन जनता का, जनता के लिए, जनता की मुक्ति का था। इसका असली चरित्र यही था कि तथाकथित भद्र लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में संलग्न थे। अंग्रेज सरकार से उनकी निकटता थी, इसलिए जुलूस में नहीं आए थे वो लोग। सरकार उन्हें राय बहादुर और सर आदि उपाधियों से नवाजकर उनकी निष्ठा खरीदती थी। ये बुद्धिजीवी उच्च वर्ग के लोग अपना स्वाभिमान बेचकर खुश थे। और हम जुलूस कहानी में देखते हैं कि गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का प्रचुर प्रभाव देखने को मिलता है। जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन दिखाया गया। लेखक ने स्वाधीनता आंदोलन का वास्तविक लक्ष्य था जनता मुक्ति। इब्राहिम अली की त्याग और सहिष्णुता का उदाहरण दिखाया है कहानी में। और मिठन बाई के जरिए किस तरह से स्त्री चेतना का स्वर दिखाया है। जुलूस कहानी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी भारतीय समाज का परिचय उपस्थित करती है। आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें किसान, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित, बूढ़े, बच्चे सबकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इब्राहिम अली का चरित्र बहुत ही प्रभावशाली था। वह मरणासन्न स्थिति में भी अहिंसा के मूल्य की रक्षा के लिए चिंतित था। इसी प्रकार जो मिठन बाई नारी चरित्र है, अंतर्द्वंद मार्मिक तरीके से चित्रित है। साथ ही उसका तेजस्वी चरित्र हमारे सामने भारतीय स्त्री के आदर्श का चित्र प्रस्तुत करता है। तो जुलूस कहानी, उसके बाद समर यात्रा कहानी, जिसमें कहानी में बताया कि प्रेमचंद ने मन में सिमटे हुए परतंत्रता के दर्द को दिखाया है तथा देश की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जो सत्याग्रह का प्रभाव है उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि समर यात्रा कहानी के माध्यम से यथार्थ के धरातल पर निर्मित देश की स्वतंत्रता की समस्या को सुलझाने का एक प्रयास है लेखक का। तो कहानी कला की दृष्टि से अगर हम देखें, समर यात्रा सत्याग्रह का मार्ग सरल नहीं है। वस्तुतः सत्याग्रह करना एक प्रकार का समर अर्थात संघर्ष है। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाने भी सबके बस की बात नहीं थी। कथ्य बस इतना है कि ग्रामीण लोग सत्याग्रहियों से प्रवाहित होकर देश के प्रति अपने दायित्व के बोध को पहचान कर उनके साथ चल पड़ते हैं। और यहां तक कि 75 साल की बुढ़िया भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर तत्पर होकर सत्याग्रहियों के संग हो जाती है। और बस कहानी इतनी सी कथा वस्तु को प्रेमचंद ने सृजन कला की दृष्टि से कहानी को इस तरह से दिखाया कि कहानी कथा प्रभाव में झरने के समान निर्बाध गति से बहती हुई अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है। कहानी में कथोपकथन भी समसामयिक और पात्रानुकाल पात्र के अनुकूल बन पड़े हैं। बड़ी ही चतुराई से
एक संवाद के माध्यम से जो है प्रेमचंद समर यात्रा कहानी का उद्देश्य पाठक के सामने रखते हैं। क्या कहते हैं, ये तो आपको भ्रम है कि आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है, आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जाने हथेली पर लिए अपने दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असह्य समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वो कब चाहेंगे कि उनका शिकार मुंह से छीन लिया जाए। वे आपके कुछ सिपाहियों के साथ जितनी शक्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। तो प्रेमचंद ने जो दिखाया यहाँ पर संवाद, संवादों के द्वारा हम देख सकते हैं कि कहानी कितनी महत्वपूर्ण है। समर यात्रा के पात्रों का चरित्र उभार कर उनके संवादों, उसके मनोभावों को हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रभाव समर यात्रा पर देखा जा सकता है। स्वाधीनता आंदोलन का सजीव दस्तावेज है समर यात्रा। और प्रेमचंद ने बड़ी ही सुंदर सरल भाषा में जो है कहानी की चर्चा की। तो प्रेमचंद की कहानियों में मार्मिक और संवेदना की दृष्टि से बड़ी बेजोड़ है समर यात्रा कहानी। मानवीय पीड़ा और कष्टों को महसूस करते हुए उन्होंने समाज व राष्ट्र के उत्थान और उनसे संबंधित समस्याओं को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। समर यात्रा कहानी का मर्म दो बिंदुओं पर केंद्रित है। एक तो पराधीन भारत को मुक्त कराने में देशवासियों को उनकी भूमिका समझाकर उसी दिशा में उन्मुख करना, और दूसरा क्या है, देश की जो दबी कुचली निरीह जनता के दर्द को व्यक्त करना। नोहरी नामक बुढ़िया के माध्यम से प्रेमचंद की जो है इन दोनों कथाओं पर आगे बढ़ते हैं। आरंभ में ही आम आदमी की दशा उद्घाटित हो जाती है कथा के आरंभ में ही, और इतनी अच्छी कुशलता, इतनी बड़ी कुशलता से कहानी को जो है सत्याग्रह से जोड़ते हैं कि देश के स्वाधीनता के आंदोलन में बांध दिए गए हैं, जिसमें देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना झलकती है। तो प्रेमचंद की समर यात्रा कहानी एक सफल कहानी है। इसमें तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं को रेखांकित किया गया है और देश के लिए सभी का योगदान था। आंदोलन में बुद्ध, नारी, नर, बच्चे, सबका। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो वृद्धावस्था भी कोई विवस्था नहीं है, बल्कि अपने अनुभव रूपी हीरे से जो है आगे आने वाली पीढ़ियां समाज और देश को समृद्ध कर सकते हैं। किस तरह से आलोच्य कहानी समर यात्रा में एक बूढ़ी नायिका बनाकर जो है देशवासियां, विशेषकर युवाओं को प्रेरणा देने का नेक कार्य किया है। गांव में सत्याग्रहियों का आगमन, अनेक गांव के लोगों का एकत्र होना, सत्याग्रह और स्वराज के बारे में जानना, पुलिस और अत्याचारियों से भयमुक्त होकर हिम्मत के साथ प्रतिरोध करने का तरीका जानना, देश की सेवा के लिए त्याग और समर्पण की भावना पैदा करना, और अंततः नए स्वयं सेवकों के साथ नोहरी का सत्याग्रहियों के साथ गांव छोड़कर चल देना, यही समर यात्रा का सार है। उनके प्रविधियों के ताने बाने के साथ काल्पनिक चित्रण, यथार्थ भाषा, सूत्र, वाक्य, व्यंग, इन सबको किस तरह से अच्छी तरह से कहानी में प्रेमचंद ने बड़े ही मर्म और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है, और इस कहानी में एक प्रतिदर्श के रूप में स्थापित करते हैं प्रेमचंद। तो आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट सभी ऑनलाइन बने हुए हैं, कृपया इनबॉक्स में आकर अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम दे दें। फिर अगली क्लास में हम जो है प्रेमचंद की दूसरी कहानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में।
सर कल ही जो MHD 9 का पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वही पढ़ाएं।